Daddy, please don't leave me. 1970 के आखिर में ट्रू क्राइम राइटर मिशेल मैकनमारा अपनी किताब आई विल बी गॉन इन द डार्क में लिखती हैं कि कुछ कातिल सिर्फ जिस्मों पर हमला नहीं करते, वो जहनों में खौफ छोड़ जाते हैं और बाज औकात उनका सबसे खतरनाक हथियार खामोशी होता है। Get back here! No, come back! Help me, please. I'm here! Oh God, no! It hurts so much. Stay with me, please. एक नौजवान लड़की अपने घर में अकेली थी। This house feels so creepy when nobody's here. उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई कई दिनों से उसे देख रहा है। वो शख्स रातों को उसके घर के बाहर खड़ा रहता, उसकी आदतें ऑब्जर्व करता, कब लाइट्स बंद होती हैं, कब दरवाजा लॉक होता है और घर में कौन कौन कहाँ सोता है। और फिर एक रात वो खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ। लड़की गहरी नींद में थी जब अचानक उसने अपने कमरे में किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक मास्क मैन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, उसे बांध दिया और फिर पूरा घर खामोश खौफ में डूब गया। लेकिन उस रात वो लड़की एक बात नहीं जानती थी कि उसके घर में दाखिल होने वाला शख्स सिर्फ एक आम हमलावर नहीं था। वो कई दिनों से अपने शिकार को देख रहा था, खामोशी से, सब्र तहम्मुल के साथ, और ये सिर्फ शुरुआत थी। One thing in Sacramento is it was so impactful on so many people. Even now, all this time later, as we talk to other people, we always get the stories. 40 साल तक कैलिफोर्निया एक ऐसे खौफ के साए में जीता रहा जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। पूरी कहानी क्या है, आइए देखते हैं कल्बे फैसल के साथ। अमेरिका के खतरनाक तरीन सीरियल किलर में से एक आम इंसान के चेहरे के पीछे छुपा हुआ था। Who are you? Leave me! वो मुख्तलिफ नामों से जाना जाता था, द वेंसिलिया रेंसैकर, द ईस्ट एरिया रेपिस्ट, द ओरिजिनल नाइट स्टॉकर और आखिरकार द गोल्डन स्टेट किलर। लेकिन इस कहानी में असल सवाल ये नहीं था कि वो कौन था। इस कहानी में असल सवाल ये है कि वो दहाइयों तक गायब कैसे रहा। क्राइम का आगाज होता है विंसिलिया से 1974 में, एक छोटा सा पुरसुकून शहर। लेकिन फिर रात के वक्त अजीब वारदातें शुरू होती हैं, घरों में चोरियां, बार बार। Did you hear something? मगर वो सिर्फ कीमती चीजें नहीं चुराता था, कभी कभी घर के अंदर चीजों की तरतीब भी बदल देता था। Why would someone do this? कभी जाती अशिया चुरा लेता था जिनकी माली कीमत ही नहीं होती थी। कई लोगों ने बताया कि हमले से पहले कई रातों तक कोई उनके घर के बाहर मंडलाता रहा। I kept hearing someone outside at night. Sometimes I'd look outside, but it felt like somebody was watching the house. इन्वेस्टिगेटर्स को यकीन हो गया कि हमलावर पहले अपने शिकार को ऑब्जर्व करता था। फिर 11 सितंबर 1975 में एक कॉलेज प्रोफेसर क्लॉड स्नीलिंग ने अपनी बेटी के कमरे के बाहर आवाज सुनी। वो बाहर निकले और एक मास्क मैन को अपनी बेटी को अगवा करते देखा। चंद सेकंड बाद गोलियां चली। No, please, no! Let her go! Oh, Daddy! I'm here, hold on. Daddy,
Leave me. क्लॉड वहीं पर कत्ल हो गए। कातिल अंधेरे में फरार हो गया और इन्वेस्टिगेटर को एहसास हुआ कि वेंसिलिया की चोरियां सिर्फ शुरुआत थी। This wasn't just a burglary anymore. 1976 में सैक्रामेंटो में खौफ की नई लहर शुरू हुई। अब हमले ज्यादा जाती और ज्यादा खौफनाक थे। हमलावर रात के वक्त घरों में दाखिल होता, मास्क पहना होता, शूज लेसेस से विक्टिम को बांध देता और अंधेरे में धमकियां देता। Don't make a sound or I'll kill both of you. कई विक्टिम्स ने बताया कि वो घंटों उनके घर में रहता था, कभी रोता, I don't know why I do this. कभी गुस्से में आता और कभी खामोशी से अंधेरे में बैठा रहता। उसके अहम टारगेट्स में जो इलाके शामिल थे उनमें था सैक्रामेंटो, सिट्रस हाइट और कॉन्ट्रा कोस्टा कंट्री। इन्वेस्टिगेटर्स ने पैटर्न नोट्स करने शुरू किए तो उन्हें मालूम हुआ कि ये एक जैसी नोट्स लगाता था, एक जैसी एंट्री मेथड थी और मिलिट्री स्टाइल बिहेवियर। और इसके अलावा जो सबसे खास बात थी वो एस्केप रूट्स की गैर मामूली अंडरस्टैंडिंग थी। This guy knows exactly how to get in and out. Military training, maybe? विक्टिम्स ने एक और खौफनाक बात बताई कि हमला अचानक शुरू नहीं होता, बल्कि हफ्तों पहले स्ट्रेंज फोन कॉल्स आती हैं। Hello? कोई खामोशी से सांस लेता रहता है, कोई खिड़कियों के बाहर नजर आता है, कोई देख रहा था। ये कातिल सिर्फ वायलेंट नहीं था, बल्कि वो साइकोलॉजिकली चीजों को समझता था। वो खौफ को कंट्रोल करता था और तकरीबन कभी एविडेंस नहीं छोड़ता था। उस वक्त अमेरिका में नेशनल डेटाबेस डीएनए मौजूद नहीं था और मुख्तलिफ कंट्रीज की पुलिस आपस में मौसर राब्ता भी नहीं रखती थी। We might be chasing the same guy. इसलिए कातिल हर हमले के बाद गायब हो जाता और क्राइम्स जारी रहते। All units, suspect last seen fleeing. Negative. Suspect is gone. Scene is empty. और फिर 1979 तक हमले मजीद डेडली हो चुके थे और अब साउथ कैलिफोर्निया में लोग कत्ल होने लगे। जोड़े अपने घरों में मुर्दा पाए जाते, तशद्दुद बढ़ता जा रहा था। कंफर्म विक्टिम्स में शामिल थे डॉक्टर रॉबर्ट ऑफरमैन, डॉक्टर डेब्रा मैनिंग, लेमन और चार्ली स्मिथ, चेरी डोमिंगो और इसके अलावा सबसे खास नाम जिनेली क्रॉस का। फिर एक केस ने इन्वेस्टिगेटर्स को हिला के रख दिया। 1978 में ब्रायन और केट अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहे थे। Beautiful night for a walk, isn't it? Yeah, perfect. So peaceful. इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक शायद उन्होंने कातिल को ट्रोलिंग करते देख लिया। दोनों को कातिल ने मौके पर ही मार दिया। Please, no! और इस वाकये के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि ओरिजिनल नाइट स्टॉकर और ईस्ट एरिया रेपिस्ट एक ही शख्स। लेकिन मसला अब भी वही था, कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। फिर अचानक कत्ल रुक गए। आखिरी नॉन मर्डर 1986 में हुई और इसके बाद खामोशी। न मजीद हमले, न फोन कॉल्स, न कोई ट्रेस। कई दहाइयों तक ये केस कैलिफोर्निया के इन्वेस्टिगेटर्स को हॉन्ट करता रहा। कुछ समझते थे कि कातिल मर चुका है, कुछ के मुताबिक वो कहीं और मुंतकिल हो गया और कुछ का ख्याल था कि फैमिली लाइफ या उम्र बढ़ने की वजह से उसने क्राइम्स रोक दिए हैं। लेकिन हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। फिर टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया। Traditional methods failed for decades. Now we use genetics. Exactly. We're building a family tree, not This could be it. उन्होंने कातिल को डायरेक्टली तलाश करने की बजाय उसके रिलेटिव्स को तलाश करना शुरू किया। क्राइम सीन डीएनए को जेनोलॉजी डेटाबेस जेडमैट पर अपलोड किया। वहां इन्वेस्टिगेटर्स को एक डिस्टेंस रिलेटिव मिला। बस यही एक क्लू काफी था। उन्होंने हजारों लोगों पर मुश्तमिल फैमिली ट्रीज बनाए। It's him. D'Angelo. After all this time. एक नाम बार बार सामने आने लगा, जोसेफ जेम्स डीएंजेलो जूनियर का। पैदाइश 8 नवंबर 1945। वो यूएस नेवी में खिदमत अंजाम दे चुका था। बाद में कैलिफोर्निया में पुलिस अफसर बना। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक उसकी लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग की वजह से उसे खतरनाक फायदा हासिल हुआ। वो जानता था कि फिंगरप्रिंट से कैसे बचना है, पुलिस कैसे सोचती है, क्राइम सीन से कैसे फरार होना है और खौफ को कैसे इस्तेमाल करना है। फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, फॉर्मर नेवी वेटरन और सिट्रस हाइट्स में रहने वाला एक आम सा बूढ़ा आदमी, वो ना किसी दूसरे मुल्क में छुपा था, ना फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि दहाइयों से आम लोगों के दरमियान रह रहा था।
डिटेक्टिव्स ने डिएंजेलो पर खुफिया नजर रखना शुरू की। उन्होंने उसके इस्तेमाल शुदा आइटम से डीएनए कलेक्ट किया और फिर फोरेंसिक ने उस डीएनए को पुराने क्राइम सीन से कंपेयर किया। नतीजा परफेक्ट मैच। 40 साल बाद कैलिफोर्निया के खौफनाक भूत का चेहरा सामने आ चुका था। 24 अप्रैल 2018 को जब जोसेफ 72 इयर्स ओल्ड था गिरफ्तार हुआ। पड़ोसी हैरान थे, उनके लिए वो सिर्फ एक खामोश रिटायर्ड आदमी था। 2020 में डेंजेलो ने क्राइम्स को कबूल किया। उसने डेथ पेनल्टी से बचने के लिए गिल्टी प्ली दी। कोर्ट ने उसे मल्टीपल लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल साइन किए। कई विक्टिम्स ने कोर्ट में उसका सामना किया। कुछ रोए, कुछ गुस्से से कांपते रहे और कुछ ने 40 साल बाद पहली बार सुकून महसूस किया। We lived in fear for so long. You took everything from us. It's finally over. गोल्डन स्टेट किलर केस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इस केस ने साबित किया कि वक्त गुजर जाना कातिलों को महफूज नहीं बनाता। डिएंजेलो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका में कोल्ड केसेस दोबारा खुलने लगे, लेकिन आज भी कुछ सवालात बाकी हैं। उसने अचानक क्राइम्स क्यों रोक दिए? क्या इसके मजीद विक्टिम्स भी थे? और एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर दहाइयों तक आम जिंदगी जीते हुए अपने राज कैसे छुपाता रहा? शायद इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये नहीं कि वो मॉन्स्टर था, बल्कि ये है कि वो सालों तक एक आम पड़ोसी की तरह जिंदा रहा, लोगों के दरमियान खामोशी से, जबकि उसके अंदर अंधेरा छुपा हुआ था जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और शायद आज भी कहीं ऐसे कोल्ड केसेस मौजूद हैं जो सिर्फ डीएनए के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।